हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे जॉर्ज एलियट की। जॉर्ज एलियट इनका रियल नेम नहीं था, ये अपने वर्क को पब्लिश करने के लिए इन्होंने इस नेम का यूज़ किया था, जॉर्ज एलियट। और ये नेम इनके रियल नेम से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इनका रियल नेम था मैरी एन इवांस, इंग्लिश विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फिक्शन। इनके जो वर्क है उनमें कैरेक्टर का जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है वो बहुत ही फेमस माना जाता है। तो जॉर्ज एलियट उनका रियल नाम है मैरी एन इवांस, जॉर्ज एलियट इनका पेन नेम है। कई बार हम कुछ वर्क को पब्लिश करवाने के लिए अपना रियल नाम छुपाते हैं और एक सूडोनिम यूज़ करते हैं। उस टाइम मेल जो राइटर थे वो बहुत पॉपुलर थे, वे फीमेल्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, तो इन्होंने मेल नेम को अडॉप्ट किया, जॉर्ज एलियट। सिली नॉवेल्स बाय लेडी नॉवेलिस्ट, ये इनके द्वारा ही लिखी गई लाइन है। उस टाइम जो भी फीमेल राइटर्स थी उनके वर्क्स को एक तरह से सिली नॉवेल्स बोलती थी। इनको ये लगता था कि वो फीमेल राइटर्स क्या लिख रही हैं, मतलब रोमांटिक स्टोरीज लिख रही हैं, बहुत ही सिली सी, बोरिंग सी, उनको कुछ और लिखना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल हो। जॉर्ज एलियट का एक बहुत ही फेमस है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कई सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है, जैसे इग्नू का है मिडल मार्च। मिडल मार्च बहुत ही फेमस वर्क माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है इनका। इनके कई वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मिडल मार्च है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया था 1869 में और इनका कंप्लीट हुआ था 71 में, 2 ईयर्स। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 8 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये वर्क था वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में था और ब्लैकवुड मैगजीन में आया था। तो कई बार मैगजीन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका ये वर्क कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ। तो जो मिडल मार्च है वो ब्लैकवुड मैगजीन में पब्लिश हुआ था, 8 मंथली इंस्टॉलमेंट में आया था और 1869 में शुरू हुआ था, 1871 में कंप्लीट हुआ था। It is for this novel that she is remembered as the Victorian sage, which definitely was a remarkable achievement for a woman in 19th century Britain. George Eliot was the pen name of Mary Ann Evans, one of the leading English novelists of the 19th century. Her novel, most famously Middlemarch, are celebrated for their realism and psychological insights. George Eliot was born on 22 नवंबर 1819 में इनका बर्थ हुआ था रूरल वॉर्विकशायर में, और इनकी मदर की डेथ हो गई थी 1836 में। फिर इनके फादर थे, इनका स्कूल छूट गया था और ये अपने फादर की हेल्प करने लग गई थी हाउस होल्ड वर्क्स में। इनके फादर की भी डेथ हो गई 1841 में। बाद में ये 1841 में शी मूव्ड विद हर फादर टू कोवेंट्री एंड लिव्ड विद हिम अंटिल हिज डेथ। इनकी डेथ हुई थी 1841 में। मदर की डेथ 36 में हो गई थी। फिर ये अपने फादर की हेल्प करने लगी उनके हाउस होल्ड वर्क में। फिर ये 41 में अपने फादर के साथ कोवेंट्री वहाँ पे मूव कर गई ये, और इनकी 1849 में इनके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद ये एलियट जो थी इन्होंने यूरोप को ट्रैवल किया, इवेंचुअली सेटलिंग इन लंडन। 1850 एलियट बिगन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेस्टमिनिस्टर रिव्यू। तो सबसे पहले जहाँ पे इन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया था वो था वेस्टमिनिस्टर रिव्यू, एक जर्नल था, उसमें इन्होंने लिखना शुरू किया था और बाद में ये इसकी एडिटर भी बन गई थी। तो इस तरह से जो वेस्टमिनिस्टर रिव्यू था उसकी एडिटर बन गई। तो ये जो लिटरेरी सर्कल था उसके एक तरह से सेंटर में आ गई थी। जो भी लिटरेरी राइटर थे उस टाइम के उनको ये जानने लग गई थी। तो वहाँ पे ये एक मिली थी जॉर्ज हेनरी लेविस से। जॉर्ज हेनरी लेविस थे, वो ऑलरेडी मैरिड थे, इनके बच्चे थे, लेकिन इनकी जो मैरिज थी वो एक तरह से अच्छी नहीं चल रही थी। तो जो जॉर्ज एलियट और जॉर्ज हेनरी लेविस थे ये दोनों एक साथ रहने लगे विदाउट मैरिज। और जब इनकी डेथ हुई थी जॉर्ज हेनरी लेविस की 1878 में, तब डेथ तक ये एक साथ ही थे, एक तरह से विदाउट मैरिज। बट दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे और अच्छा रिलेशनशिप था इनका। इसी की वजह से मतलब विदाउट मैरिज किसी मैरिड पर्सन के साथ रहना इनकी फैमिली या जो फ्रेंड्स थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने छोड़ दिया था इनका साथ जॉर्ज एलियट का। लेविस एनकरेज एलियट टू राइट इन 1856 शी बिगन सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ। तो एक तरह से जब इन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया तो सबसे पहला वर्क आया इनका सीन्स ऑफ क्लैरिकल लाइफ, जो 1856 में आया था। स्टोरीज अबाउट द पीपल ऑफ हर नेटिव वॉर्विकशायर विच वर पब्लिश्ड इन ब्लैकवुड मैगजीन। हर फर्स्ट नॉवल एडम बेड आया था 1859। एडम बेड है, ये काफ़ी सक्सेसफुल वर्क माना जाता है इनका, बहुत ही फेमस नॉवल। मिडल मार्च के बाद एडम बेड को काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है। द नॉवल बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन क्वीन विक्टोरिया वाज अ फैन, कमिशनिंग एन आर्टिस्ट एडवर्ड हेनरी कॉरबोल्ट।
जो एडम बेड है उसमें नेचुरल सीन है, जो सीनरी है कंट्री साइड की, इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है उसमें। जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने जब इस वर्क को पढ़ा तो इनको बहुत प्रेज़ किया, और जो उस टाइम के आर्टिस्ट थे, मतलब पेंटर थे, एडवर्ड हेनरी कॉर्बोल्ट, उनको बुलाया और बोला कि जो सीन इस वर्क में डिस्क्राइब किया गया है आप उसको पेंट कीजिए, मतलब उसकी पेंटिंग बनाइए। शी यूज्ड अ मेल pen name to ensure her works taken seriously in an era when female authors were usually associated with romantic novels. और अदर नॉवेल इंक्लूडिंग द मिल ऑन द फ्लोस 1860 में आया था एडम बेड के बाद, सिलास मारिनर जो 1601 में आया था, रोमोला 63 में आया था, फेलिक्स होल्ट द रेडिकल 1866 में, और मिडल मार्च 1872 में, और लास्ट था डेनियल डेरोंडा जो 1876 में आया था। द पॉपुलैरिटी ऑफ एलियट्स नॉवल ब्रॉड सोशल एक्सेप्टेंस, द लेविस एंड एलियट्स होम बिकेम अ मीटिंग प्लेस फॉर राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल। तो विदाउट मैरिज जो लेविस थे और एलियट थे वो दोनों साथ में रहते थे, इनका जो घर था वो एक तरह से मीटिंग प्लेस बन गया था राइटर्स और इंटेलेक्चुअल के लिए। तो लेविस की डेथ के बाद एलियट ने अपने फ्रेंड जॉन क्रॉस से मैरिज कर ली थी, हु वॉज 20 ईयर्स हर जूनियर, मतलब 20 साल छोटे थे इनसे। शी डाइड ऑन 20 December 1880 and was buried at Highgate Cemetery in North London। तो जो एडम बेड और जो मिडल मार्च है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन जो इनके और वर्क है मिल ऑन द फ्लोस, सिलास मारिनर, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। द मिल ऑन द फ्लोस, अब हम बात करते हैं द मिल ऑन द फ्लोस। द मिल ऑन द फ्लोस इज ए नॉवेल बाय जॉर्ज एलियट, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है, मतलब कितने वॉल्यूम में आया था, 3 वॉल्यूम में आया, 1860 में आया, और विलियम ब्लैकवुड ने इसको पब्लिश किया था। द फर्स्ट अमेरिकन एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय हार्पर एंड ब्रदर्स न्यूयॉर्क में। इसका जो अमेरिकन पब्लिकेशन था वो हार्पर एंड ब्रदर्स ने किया था न्यूयॉर्क में। स्पेनिंग अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स, द नॉवेल डिटेल्स द लाइफ ऑफ टॉम एंड मैगी टूलीवर। तो इनके जो प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो वो कौन है, टॉम और मैगी टूलीवर, जो सिबलिंग है, एक साथ बड़े होते हैं। डोरलकोट मिल, तो मिल का क्या नाम है, डोरलकोट मिल। इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो भी एग्ज़ाम है उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि उस मिल का क्या नाम था, रिवर का क्या नाम था। रिवर का नाम फ्लोस था और मिल का नाम था डोरलकोट। ये दोनों ही मिल भी है और जो रिवर है ये एक तरह से फिक्शनल है। और विलेज का नाम था सेंट ऑक्स, तो जहाँ पे ये मिल थी उस विलेज का नाम था सेंट ऑक्स इन लिंकनशायर। रिवर का नाम, विलेज का नाम, ये दोनों ही फिक्शनल है। इन द नॉवेल begins in late 1820 or early 1830. Several historical references place the event in the book after the, तो इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी यूज़ किया गया है या उनका जिक्र किया गया है। वो है नेपोलियन वॉर बट बिफोर द रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म एक्ट आया था 1832 में, उसकी भी बात की गई है, नेपोलियनिक वॉर्स की भी बात की गई है। द नोवेल इंक्लूड मैनी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स एंड रिफ्लेक्ट द डिसग्रेस दैट जॉर्ज एलियट experienced while in a lengthy relationship with the married man George Henry। तो ऑटोबायोग्राफिकल इसमें क्या है कि इनका जब ये जॉर्ज हेनरी लेविस के साथ विदाउट मैरिज रह रही थी और बहुत ही लंबा रिलेशनशिप था इनका, बहुत अच्छा था बट बहुत लंबा था, और वो भी एक मैरिड मैन के साथ बिना मैरिज के। इसकी वजह से जो इनको प्रॉब्लम हुई थी फैमिली और रिलेटिव के बीच में, उसको भी इसमें दिखाया गया है। मैगी टूलीवर इज द प्रोटैगनिस्ट एंड द स्टोरी बिगिन व्हेन शी इज 9 year old, 13 years into her parents' marriage, her relationship with her older brother Tom, and her romantic relationship with Philip Wickham, a hunchbacked, sensitive and intellectual friend, and with Stephen Guest, a young socialite in St. Oaks and assumed fiancé of Maggie's cousin Lucy Dean, constitute the most significant narrative threads। तो बस ये कुछ एग्जाम पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यही आपको जानने की जरूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला वर्क है सिलास मार्नर, द वीवर्स ऑफ रेवेलॉक इज द थर्ड, ये इसका सब टाइटल है, द वीवर्स ऑफ रेवेलॉक, सिलास मार्नर का। ये थर्ड नॉवल है जॉर्ज एलियट का और 1861 में पब्लिश हुआ था। एडम बेड आया था 59 में, और इससे पहले फिल मिल ऑन द फ्लोस वो आया था 60 में, और ये आ गया सिलास मार्नर, ये आ गया 61 में। एन आउटवर्डली सिंपल टेल ऑफ एलिलन वीवर, द नॉवेल इज नोटेबल फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रियलिज्म एंड sophisticated treatment of a variety of issues ranging from religion to industrialization to community. The novel is set in early years of the 19th century। तो इनके वर्क में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सेंचुरी में सेट है, इनकी सेटिंग कौन सी ईयर में है, कौन सी सेंचुरी में है। सिलास मार्नर, a weaver, is a member of a small Calvinist
congregation in Lantern Yard, a slum state in northern England. He is falsely accused of stealing the congregation's fund while watching over the very ill deacon. Deacon क्या होता है? जो priest होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, बट एक religious minister टाइप का होता है. रोमोला. उसके बाद बात करते हैं हम इनके वर्क रोमोला की, जो 1862 या 63 के बीच आया था. हिस्टोरिकल नॉवेल है ये, और सूडोनिम जॉर्ज एलियट के नाम से लिखा गया है 15th सेंचुरी में. इसकी सेटिंग कहाँ पे है? 15th सेंचुरी में. इट इज़ अ डीप स्टडी ऑफ लाइफ इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस. तो कहाँ पे है? सिटी ऑफ फ्लोरेंस में 15th सेंचुरी में. रेनेसा टाइम पीरियड था उस टाइम. फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, रिलीजियस एंड सोशल पॉइंट of view, the story takes place amidst actual historical event during the Italian Renaissance and includes in its plot several notable figures from Florentine history. The novel first appeared in 14 parts. ये 14 parts में आया था. ये आया था कॉर्नहिल मैगजीन में. उससे पहले का वर्क जैसे मिडिल मार्च है वो ब्लैकवुड मैगजीन में आए थे, और ये आया था कॉर्नहिल मैगजीन में, और 14 पार्ट्स में आया था. तो 62 में इनके 6 वॉल्यूम आ गए, और 1603 में 8 वॉल्यूम्स आ गए. और जब फर्स्ट बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था वो भी 3 वॉल्यूम में स्मिथ एल्डर एंड कंपनी ने 1863 में इसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया था 3 वॉल्यूम में. उसके बाद बात करते हैं डैनियल डेरोंडा. नोवेल बाय जॉर्ज एलियट पब्लिश्ड इन 8 पार्ट्स इन 1876. इट इज नोटेबल फॉर इट्स एक्सपोजर ऑफ विक्टोरियन एंटीसेमिटिज्म. द नोवेल बिड्स ऑन द कंट्रास्ट बिटवीन मीरा कोहेन, ये एक पुअर जेविश लड़की होती है, एंड द अपर क्लास गवेंडोलन हार्लेथ, who marries for money and regret it. The less convincingly realized hero Daniel, after discovering that he is a Jewish, marries Mira and departs for Palestine to help establish a Jewish homeland. The warm picture of the Cohen family evoked grateful praise from Jewish readers. तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जेविश जो रिलीजन है या फैमिली है वो किस वर्क में है, या डेनियल डेरोंडा में जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ डेनियल डेरोंडा इज द कीन एनालिसिस ऑफ गेवेंडोलन्स कैरेक्टर विच सीम्स टू मैनी क्रिटिक्स द पीक ऑफ जॉर्ज एलियट्स अचीवमेंट. तो जो माइनर वर्क थे, एग्जाम पॉइंट्स थे, जो डिटेल्स थी वो हमने इनमें कर ली है. एडम बेड और जो मिडिल मार्च है उसको हम डिटेल में अलग वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.